तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 28 तारीख और 28 जून के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ है वो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है कवर करेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो सीबीआई को लेके है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिसेंटली सीबीआई जो है इन्वॉल्व है हमारा नीट के पेपर लीक मामले में। एंड बहुत सारे क्या है कि हम कह रहे हैं अरेस्ट भी हो रहे हैं। जैसे रिसेंटली अगर देखा जाए तो 2 जो है लोगों को अरेस्ट किया गया है पटना के अंदर। तो सीबीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन कुछ हम देखेंगे कि ये जो है कौन सी बॉडी है, कहाँ से इनको पावर जो है वो मिलती है। दूसरा है प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में स्पीच दिया, तो किन किन ओकेजन्स पे प्रेसिडेंट जो है वो स्पीच जो है वो देती हैं या देते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। और एक फॉर्मर सीएम पे पॉक्सो एक्ट के थ्रू क्या है कि एलिगेशन जो है वो लगे हैं। ठीक है, तो हम पॉक्सो को जो है वो देखेंगे कि कौन सा एक्ट है, किस चीज के लिए जो है वो काम करता है। इंडिया और यूएस के बीच में क्या है, एक तरीके से डील होने वाला है स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल को लेकर। ठीक है, तो इसके फीचर्स को हम लोग देखेंगे। फिर जो इंडी गवर्नमेंट है, इंडिया अलायंस है, उन्होंने एक तरीके से कहा कि भाई हम जो है नीट पेपर लीक के मामले में एडजर्नमेंट मोशन जो है वो लेके आएंगे पार्लियामेंट के सेशन के अंदर। फिर इकोनॉमी में अगर हम देखें तो अभी 2024 में क्या है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो आया है। प्लेसेस इन न्यूज में तो 2 ही है, एक है बोलीविया के अंदर क्या है एक कूप हुआ लेकिन हो नहीं पाया, एक फेल्ड कूप है, तो उसमें जो है जनरल उनको क्या है अरेस्ट किया गया था। तो क्योंकि वो न्यूज में है तो इसलिए हम लेके आए हैं कि भाई बोलीविया एज अ कंट्री जो है वो देख लेंगे कि कहाँ लोकेटेड है। एंड एक एंटीलोप जो है वो देखने को हमें मिला असम के एक नेशनल पार्क में, जिसको रायमोना नेशनल पार्क जो हम लोग कहते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूज़ है हमारा, सीबीआई जो है उन्होंने अरेस्ट किया है पटना के अंदर 2 लोगों को नीट पेपर लीक केस के अंदर। तो सीबीआई को अगर हम देखें तो इट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इन इंडिया। इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज वेल एज लोकपाल। ठीक है, सीबीआई जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, यानी कि कोई एक्ट से नहीं बना है। ठीक है, जबकि ये जो है अपने पावर को डिराइव करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। ठीक है, तो सीबीआई जो है एक तरीके का हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली क्या है कि इसको कोई एक्ट नहीं दिया गया, बल्कि एक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 में पास किया गया था। इसी के तहत क्या है सीबीआई जो है इससे पावर जो है वो डिराइव करता है। एस्टेब्लिशमेंट अगर हम सीबीआई का देखें तो इट वाज रिकमेंडेड बाय द संथानम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-64। ठीक है, तो 1962-64 के रिकमेंडेशन पे ही क्या है संथानम कमेटी जो है वो बनाया गया। पहले दिल्ली का स्पेशल पुलिस यूनिट था, उसी को बाद में जाकर कन्वर्ट कर दिया गया कौन सा सीबीआई के रूप में। ठीक है, तो इसमें इतना ही हमको जानना है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट फ्लैग्स नीट मेंशंस इमरजेंसी इन पार्लियामेंट स्पीच। अब वो कौन कौन सा ओकेजन है जहां पे प्रेसिडेंट जो है उनको स्पीच देना होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो 2 ही ओकेजन है। ठीक है, आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 2 इंस्टांसेस व्हेन द प्रेसिडेंट स्पेशली एड्रेसेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब ये क्या है अगर हम देखें तो 2 ओकेजन कौन सा है। सबसे पहला है कि प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा और लोकसभा को एड्रेस करती है, मतलब पार्लियामेंट को एड्रेस करती हैं या करते हैं एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन। ठीक है, हर जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है उसका जो पहला दिन होता है उसी की शुरुआत जो है प्रेसिडेंशियल स्पीच से होती है। ठीक है, दूसरा प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस फिर एक और सेकंड इंस्टांस पे अगर हम देखें तो वो फिर से एड्रेस करेंगे बोथ द हाउसेज एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। मतलब कि 2 इंस्टांस है। जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि पहला सेशन जो है मान लो अप्रैल में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो पहले साल का अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है सेशन, तो ये क्या है पहले दिन जो है वो एक तरीके से इनऑग्रल स्पीच जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो देते हैं। दूसरा, मान लो मई में इलेक्शन हुआ, जून में रिजल्ट आ गया, फिर जून में एक नया गवर्नमेंट बन गया, तो उस समय भी पहला जो दिन होगा उस नए गवर्नमेंट का, मतलब जनरल इलेक्शन के पहले सेशन के पहले दिन में क्या है फिर से स्पीच देना पड़ेगा प्रेसिडेंट साहब को। ठीक है, तो 2 ओकेजन है और ये दोनों चीजों को कौन डिफाइन कर रहा है, आर्टिकल 87। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सीआईडी जो है उन्होंने फाइल जो है वो चार्जशीट किया है अगेंस्ट येदुरप्पा इन पॉक्सो केस। ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, इन पे क्या है पॉक्सो एक्ट के थ्रू क्या है एक तरीके से एलिगेशन लगा और चार्जशीट भी जो है वो फाइल हुई है। तो पॉक्सो है क्या, पॉक्सो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। It is the first comprehensive law in the country dealing especially with the sexual abuse of children enacted in 2012, यानी कि 2012 के अंदर क्या है पॉक्सो जो है वो आया था। याद करिए एक और है पॉश एक्ट जो वर्क प्लेस से रिलेटेड है, 2013 में आया था। ठीक है, ये जो है पॉक्सो 2012 के अंदर है एंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इस मिनिस्ट्री के जो है अंतर्गत जो है वो आता है, ये जो है इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री जो है यही है। इट वाज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट सेक्सुअल हरासमेंट। तो बेसिकली क्या है कि वो चाइल्ड, अब देखो यहाँ पे चाइल्ड अगर हम लोग देखें तो हर वो बच्चा जो 18 साल से नीचे उसको चाइल्ड जो है इसके अंदर कंसीडर किया गया है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी भी है बहुत सारे केस में, जैसे कि हम अर्ली मैरिजेस की बात करते हैं जहाँ 18 से कम, जैसे बहुत सारे आज भी स्टेट्स के अंदर क्या है कि क्योंकि अगर हम देखें तो ये सिविल लॉज में आता है। ठीक है, क्रिमिनल में तो नहीं है जैसे मैरिज वगैरह। तो बहुत सारे क्या है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे ट्राइब्स में भी जहाँ 15 साल 16 साल के अंदर क्या है शादियां जो है वो हो जाती है। बहुत सारी कम्युनिटी में क्या है बहुत कम एज में शादी हो जा रही है, तो वो क्या है वो पॉक्सो के अंदर आएगा कि नहीं, क्योंकि 18 से तो कम है। तो काफी ये क्या है डिबेटेबल भी रहता है कि किसको इंक्लूड किया जाए, किसको चाइल्ड के डेफिनेशन में रखा जाए। तो जनरल जो डेफिनेशन बस यही रखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ कि 18 से जो नीचे वो चाइल्ड है और उसके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज होगा तो वो सारी चीजें पॉक्सो के अंदर जो है डील होंगी। स्पेशल कोर्ट्स जो है या ट्रायल जो है वो चलाए जाएंगे उस मामलों में। 2019 के अंदर एक्ट को अमेंड किया गया ताकि जो पेनल्टीज है उनको क्या है स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि जो भी जो ऑफेंडर्स हैं उनको उनके मन में एक तरीके से क्या हो डर हो। अगर हम की प्रोविजंस देखें तो ये एक जनरल न्यूट्रल लेजिस्लेशन है, मतलब जो चाइल्ड है वो मेल भी हो सकता है, चाइल्ड जो है वो फीमेल भी हो सकती है। नॉन रिपोर्टिंग जो है वो क्राइम है। कोई भी पर्सन जो है अगर मतलब चिल्ड्रन को छोड़ के अगर क्या है कि वो इस चीज को जान रहा है और वो क्या है कि वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस की हुआ है कि नहीं हुआ इस बारे में, तो
वो भी क्या है, एक तरीके से क्या है, क्राइम ही हो गया। नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग अब्यूज, मतलब यहाँ नहीं है कि टाइम लिमिट जो है लगाया गया है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है 8 साल का और वो फिर बड़ा हुआ 18 साल का हुआ, 8 साल की उम्र में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा सेक्सुअल ऑफेंस, तो फिर वो 18 के बाद भी क्या है जाके उसको रिपोर्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उस केस में क्या है कि वो बताएगा कि कोई टाइम लिमिट है कि भाई किस साल जो है वो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई टाइम लिमिट जो है वो नहीं रखा गया है। कीपिंग विक्टिम्स आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल, तो ये क्या है कि कॉन्फिडेंशियल भी रखा जाएगा। विक्टिम का आइडेंटिटी ऐसा नहीं है कि रिवील किया जाएगा। तो एक मन में जो डर रहता है कि भाई हम अगर बताएंगे तो फिर रिवील हो जाएगा तो मेरे साथ, मतलब एक मन में स्टिग्मा भी है इस चीज को लेके। तभी क्या है जो केसेस है वो क्या है कि दबी रह जाती हैं, बाहर नहीं आ पाती हैं, क्योंकि लोगों के मन में क्या है, डर भी रहता है इज्जत को लेके, ठीक है। तो इतना ही इसमें बस याद रखना, पॉक्सो एक्ट जो है 2012 के अंदर है और इसमें चाइल्ड जो है 18 से नीचे वाले बच्चों को कंसीडर किया गया है सेक्सुअल ऑफेंस को लेके। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इंडिया और यूएस जो है उनमें एक तरीके से बात हो रही है स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल्स को लेके। अब ये स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल है क्या, ये देखो यहाँ पे अगर हम फिगर में देखें तो ये एक बिल्कुल ही आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। द स्ट्राइकर इज अ फैमिली ऑफ 8 व्हील ड्राइव कॉम्बैट आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जिसको आईसीवीज कहते हैं हम लोग। तो ये 8 व्हील ड्राइव है, मतलब 8 चक्के जो है उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। इट इज जॉइंटली डेवलप बाय जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम कनाडा एंड जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम डिवीजन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जनरल डायनेमिक्स का दोनों का लैंड सिस्टम कनाडा और यूएस ने मिलकर एक तरीके से इसको बनाया है। इट वॉज द फर्स्ट न्यू मिलिट्री व्हीकल इंडक्टेड इन यूएस आर्मी सर्विस सिंस द अब्राहम्स टैंक इन 1980s, ठीक है। तो 1980s में अब्राहम टैंक जो थे वो थे, उसके बाद से पहला जो इन्फेंट्री व्हीकल इंडक्ट किया गया यूएस आर्मी के अंदर वो यही था, ठीक है। मतलब हम स्ट्राइकर व्हीकल की बात कर रहे हैं। स्ट्राइकर कैन फॉर्मुलेट अ क्विक रिस्पॉन्स टू इंसर्जेंसीज एंड वॉर लाइक सिचुएशंस मूविंग मच फास्टर देन टैंक्स ऑन पेव्ड रोड्स, ठीक है। तो टैंक्स में क्या होता है, स्पीड बड़ा स्लो हो जाता है, और खासकर टैंक जो है जैसे मिट्टी में तो चल रहा है लेकिन रोड पे चलता है तो और क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो उसकी तुलना में ये स्ट्राइकर व्हीकल क्या है, बहुत तेजी से मूव जो है वो करता है, यानी कि जो इन्फेंट्री है उसको, उसका जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाता है। द स्ट्राइकर व्हीकल्स हैव डेमोंस्ट्रेटेड अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग अगेंस्ट इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसको आईडीज हम लोग कहते हैं। जो भी बम जो है वो अगर मान लो विस्फोट होता है जैसे लैंड माइंस वगैरह बिछे हुए हैं, तो उस केस में क्या है कि ये जो है वो बेटर, अगर हम देखें तो सर्वाइवल जो है इसका ज्यादा अच्छा है। स्ट्राइकर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड वाया चिनूक हेलीकॉप्टर्स विच द इंडियन एयरफोर्स यूजेस, ठीक है। तो जो स्ट्राइकर है उसको क्या है, हेलीकॉप्टर के थ्रू भी जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। फीचर्स अगर देखा जाए तो इट इज अ वी हल आर्मर्ड इन्फेंट्री व्हीकल। वी हल देखो आगे से क्या है, मुंह जो है वो वी शेप का है, ठीक है। इक्विप्ड विद 30 मिलीमीटर कैनन एंड 105 mm मोबाइल गन, ठीक है। तो दो चीजें, कैनन भी है 30 mm का और 105 mm का क्या है मोबाइल गन भी जो है इसके अंदर फिट है। स्ट्राइकर हल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हाई हार्नेस स्टील, तो बहुत ही स्टील जो है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। ऑन द टॉप ऑफ दिस स्ट्राइकर हैज अ लेयर ऑफ सेरामिक टाइल आर्मर ऑफरिंग एडिशनल प्रोटेक्शन। इट इज मैन्ड बाय अ 2-person क्रू एंड कैन कैरी अ 9-man इन्फेंट्री स्क्वाड, ठीक है। तो 2 लोग जो है इसको चलाते हैं और साथ ही साथ 9 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है इसके थ्रू। रेंज जो है वो 483 किलोमीटर है एंड जो मैक्सिमम स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जो है अटेन ये कर सकता है। तो इसमें इतना ही है कि बस ये याद रखना कि ये एक वी हल आर्मर्ड इन्फेंट्री व्हीकल है और इसको चिनूक हेलीकॉप्टर से इंडियन आर्मी के लिए क्यों यूजफुल है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से क्या है इसको ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जा सकता है। और चिनूक कौन सा हेलीकॉप्टर है कि वो इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी यूज करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है इंडिया जो है, मतलब जो हम अलायंस की बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस, उन्होंने प्लान किया कि भाई हम जो है वो नीट इशू को लेके क्या है एडजमेंट मोशन लेके आएंगे। अब यहाँ पे वर्ड आया नीट इशू से उतना खासा मतलब नहीं है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन मेन है एडजमेंट मोशन। तो एडजमेंट मोशन क्या है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। पहला चीज ये हो गया कि एडजमेंट मोशन सिर्फ और सिर्फ क्या है लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस जो है वो नहीं हो सकता है। कब किया जाता है कि अगर कोई भी ऐसा मामला जो कि पब्लिक अर्जेंसी का है, कि बहुत इंपॉर्टेंट मामला है और अर्जेंट बेसिस पे उसको उठाना बहुत जरूरी है, तो उसी के लिए एडजमेंट मोशन ओनली इन द लोकसभा इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इट इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। It involves an element of censor against the government. Therefore, राज्यसभा is not permitted to make use of this device, ठीक है। तो क्योंकि ये एक तरह का सेंसर हो गया गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इसीलिए राज्यसभा को क्या है अलाउ नहीं है कि वो जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो किसी भी तरीके से। It is regarded as an extraordinary device as it interrupts the normal business of the house. It needs the support of 50 members of the admitted. अब देखो एडजमेंट मोशन के लिए मिनिमम क्या है, 50 लोग जो है मेंबर्स को चाहिए होते हैं इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। द डिस्कशन ऑन दिस मोशन शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes, मतलब मिनिमम क्या है 2.5 घंटे जो है इसको टाइम जो है अलॉट होगा ही इस मोशन के लिए, ठीक है। इससे कम जो है समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये क्या है मैटर ऑफ पब्लिक अर्जेंसी है या पब्लिक इंपॉर्टेंस का अर्जेंट एक मैटर जो है उसको उठाया गया है। तो नीट मामला क्या है, एक तरीके से एडजमेंट मोशन उस पर लाने के लिए जो है इंडिया अलायंस हमारा वो तैयार कर रहा है, प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिपोर्ट कार्ड आया भाई किसका, तो एफएसआर का। एफएसआर क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो एफएसआर है क्या, इट इज बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ सब कमिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो ये क्या है, बेस्ड है असेसमेंट, हर साल क्या है, साल में 2 बार जो है वो ये चीज होता है। मतलब अगर हम देखेंगे तो ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, मतलब एक साल के अंदर क्या है 2 बार क्या है ये असेसमेंट करके एक रिपोर्ट कार्ड है। किस बेसिस पे असेसमेंट कौन कर रहा है, सब कमिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसी के असेसमेंट के लिए क्या है जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है उसी को एफएसआर यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट में जो 2024 का आया है, इसके अंदर क्या है, इट हाइलाइट्स दैट शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ग्रॉस एनपीएस एंड नेट एनपीएस रेशियोज फेल टू मल्टी ईयर रोज ऑफ 2.8% एंड 0.6% रिस्पेक्टिवली एट मार्च इन 2024। तो जो जीएनपीएस है, मतलब ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीए, उसका रेशियो क्या है, मिनिमम हो गया है बहुत सालों, मतलब बीते सालों के अंदर क्या है सबसे मिनिमम पे जो है वो है। ग्रॉस एनपीए का जो रेट है 2.8% है और नेट एनपीए जो है 0.6% हो गया है। एनपीए क्या है, एनपीए है कि ये एक तरीके से क्लासिफिकेशन है,
ठीक है, कि जो भी लोग जो मान लो बैंक के पास से, अगर बैंक के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो जो लोग बैंक से लोन देते हैं और लोन देने में असक्षम होते हैं किसी भी कारणों से, हो सकता है कि उनका मन भी ना हो कि हम लोन दें या किसी भी कारणों से, तो फिर वो क्या है एनपीएस में आ जाते हैं, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आ जाते हैं। तो बैंक के लिए क्योंकि एसेट है भाई, क्योंकि वहां से क्या है पैसा आ रहा है उनको, तो एनपीए का क्लासिफिकेशन 3 है। जैसे स्टैंडर्ड एसेट्स में एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, मतलब 1 साल तक क्या है कोई पैसा नहीं दे रहा है तो उसको एनपीए में हम लोग स्टैंडर्ड एसेट में कंसीडर करते हैं। डाउटफुल एसेट में क्या हो गया, रिमेन इन स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर 12 मंथ्स, मतलब अब क्या है 2 साल हो गया, मतलब 1 साल तक तो पैसा दिया ही नहीं था तो स्टैंडर्ड एसेट में आ गया था, ठीक है, एनपीए के क्लासिफिकेशन में, और 1 साल तक स्टैंडर्ड रह गया, मतलब पैसा देना 2 साल से बंद कर दिया है। और लॉस एसेट में लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय कंपनी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर आरबीआई बट अमाउंट हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ होली, ठीक है। तो लॉस एसेट में क्या हो गया कि जो अब मान लिया है बैंक कि भाई अब जो है ये पैसा जो है वो नहीं देगा। तो loans is in areas when principal or interest payments are late or missed and become an NPA when interest installment or principal remain overdue for more than 90 days, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है कि एनपीए हम लोग किसको कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के हिसाब से। तो कोई भी लोन जहां पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वो लेट होता है या मिस हो जाता है, अगर 90 दिन मतलब 3 महीने के तक कोई क्या है, अगर मान लो कि आपने लोन लिया और लोन बैंक से 3 महीने तक उसके ईएमआई को आपने नहीं भरा तो आप एनपीए में चले जाओगे, ठीक है, कि आप परफॉर्म जो है वो नहीं कर पा रहे हो। ग्रॉस एनपीए क्या है कि जितने भी एसेट्स होते हैं जिनको एनपीए के रूप में क्लासिफाई किया जाता है उसको कलेक्टिवली मिला के जीएनपीए कहते हैं, यानी कि ग्रॉस एनपीए हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमने बोला भी कि बोलिवियन जनरल जो है उनको अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो फेल्ड कूप अटेम्प्ट किया था उन्होंने, लेकिन वो फेल हो गया तो उनको क्या है अरेस्ट कर लिया गया। अब बोलिविया एज अ कंट्री अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका के अंदर है, यहाँ पे ब्राजील है, पेरू है, चिले है, अर्जेंटीना है, पैरागुआ है, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज जो है वो एक तरीके से बाउंडिंग, तो ये देखो यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशियन है और ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसका जो कोई भी एरिया जो है या कोई भी साइड समुद्र से सी से क्या है या ओशियन से कॉन्टैक्ट में नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट शहर है जैसे सेंटा क्रूज हो गया, सुक्रे हो गया, लापज हो गया, एक लेक टिटिकाका है यहाँ पे पेरू और बोलिविया के बीच में, लेक टिटिकाका, ठीक है। ये एंडीज माउंटेन जो रेंजेस है वो यहाँ पे हो गया एंडीज, ठीक है। तो ये बोलिविया जो है बस इसको याद रखना, एक लेक टिटिकाका है और दूसरा ये लैंड लॉक कंट्री है। कौन कौन से कंट्री से बाउंड्री जो है टच होता है, तो 5, एक हो गया पेरू, ब्राजील, पैरागुआ, अर्जेंटीना, चिले, ठीक है। इसके बाद देखो प्लेसेस इन न्यूज में, तो एक एंटीलोप मैमल जो है लाइक मैमल भूटान के अंदर रिकॉर्डेड हुआ है, जिसमें अगर हम देखें तो भूटान वाला एरिया जो अगर हम देखें असम में भी कुछ पार्ट है, एक नेशनल पार्क का जिक्र हुआ है। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट रिकॉर्डेड अ लोन मैरीलैंड सेरो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका साइंटिफिक नेम जो अगर हम देखें तो इसको हम लोग कहते हैं कैप्रिकॉर्निस सुमत्रेनिस, सुमत्रानेंसिस, ठीक है। तो इसको इसका जो है साइंटिफिक या बायोलॉजिकल जूलॉजिकल नेम कह लो कि वो जो है इसका यही है। तो यहाँ पे जिक्र जो है इस एनिमल से उतना खास मतलब नहीं है, हमको रायमोना नेशनल पार्क से मतलब है कि रायमोना नेशनल पार्क जो है इसका लोकेशन अगर हम देखें तो ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। एरिया ऑफ द पार्क इंक्लूड्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नोटिफाइड रिपू रिजर्व फॉरेस्ट व्हिच फॉर्म्स द वेस्टर्न मोस्ट बफर ऑफ द मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क का जो वेस्टर्न बफर एक पार्ट बनाता है जिसको रिपू रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, वो क्या है इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है। बॉर्डर्स एंड बाउंड्री अगर देखा जाए तो इट इज बाउंडेड ऑन द वेस्ट बाय द शंकोस रिवर, अब एक रिवर है शंकोस, एंड सरल भंगा रिवर ऑन द ईस्ट, मतलब वेस्ट साइड में शंकोस रिवर है और ईस्ट साइड में अगर देखें तो सरल भंगा जो है वो प्रेजेंट है। दोनों ही जो रिवर्स है वो ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। द पेकुआ रिवर डिफाइंस रमुनाज साउदर्न बाउंड्री, तो 3 तरफ से बाउंड्री हमको रिवर्स का ही हो गया। वेस्ट साइड में कौन हो गया शंकोस, ईस्ट साइड में कौन हो गया सरल भंगा, और साउथ साइड में कौन सा हो गया हमारा पेकुआ रिवर। तो 3 रिवर जो है वो प्रेजेंट है। यहीं पे देखो मैप में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये ऊपर भूटान हो गया, एक तरीके से बाउंड्री मतलब जो जंक्शन है वहां पे प्रेजेंट है, मतलब इंडिया और भूटान के बाउंड्री के बीच में जो पार्क है वो ये है। तो यहाँ पे हमने बोला कि 3 रिवर है, कौन कौन सा भाई, एक है वेस्ट साइड में हमारा कौन सा, वेस्ट साइड में शंकोस, ईस्ट साइड में कौन है सरल भंगा, और साउथ साइड में अगर हम देखें तो एक रिवर है जिसको पेकुआ रिवर कहते हैं। तो यही इतना ही न्यूज था इंपॉर्टेंट जो कि 28 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर था। बाकी नेक्स्ट जो है हम कल करेंगे 29 जून के अंदर। तो थैंक यू सो मच, एंड आप टेलीग्राम पे चैनल है अननोन आईएएस के नाम से, आप यहाँ से जो सेशन है उसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 29 जून और 29 जून के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ है वो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है हमारा, रिसेंटली हमने देखा भी था कि तमिलनाडु के अंदर हुज ट्रेजेडी जो है वो हुआ था, तो उसी के रिलेटेड क्या है वहाँ की गवर्नमेंट ने तमिलनाडु प्रोहिबिशन एक्ट जो है उसमें बोला कि भाई अमेंडमेंट करके इसमें कुछ स्ट्रिंजेंट और हार्श क्या है पनिशमेंट जो है ऐड किया जाए, ठीक है। दूसरा जो है वो हम हमारे पास अगर हम देखें साउथ में तो कर्नाटक के अंदर क्या है कि एक टेम्पल है जिसको सोमनाथपुर हम लोग कहते हैं, जो कि मैसूर के रीजन के ही अंदर जो है आता है, एंड उसी पे क्या है कि भाई उस पे क्या है फोकस दिया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर क्या है कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसके लिस्ट के लिए क्या है नॉमिनेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। फिर जीएसटी काउंसिल, कुछ दिन पहले ही हमने क्या है जीएसटी काउंसिल को भी देखा था, एक आईएमएफ को हमको देखना है। फिर इसके बाद से एक डिजीज है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एफएटीएफ कहते हैं, जो कि हम देखते भी हैं कि 2 तरह के क्या है लिस्ट को मेंटेन करता है, एक ग्रे लिस्ट हो गया, दूसरा क्या है ब्लैक लिस्ट हो गया। फिर लास्ट में क्या एक न्यूज है वेज एंड मींस एडवांसेस है, डब्ल्यूएमए कहते हैं इसको, जो कि हमको इकोनॉमी के अंदर जो है पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज है वो है हमारा तमिलनाडु प्रोहिबिशन एक्ट। तो तमिलनाडु प्रोहिबिशन एक्ट जो कि 1937 का है, उसमें क्या है अमेंडमेंट किया गया, मेनली ये क्या है इंटॉक्सिकेंट्स को लेके है कि जो भी जैसे हम देखें
कि an act to introduce and extend prohibition to of the manufacture, sale and consumption of intoxicating liquors and drugs in the state of तमिलनाडु। तो जो ड्रग्स और लिकर्स है उसके इंटॉक्सिकेंट मतलब इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट के कारण क्या है कि ये एक्ट जो है वो प्रोहिबिट करता है कि भाई कोई भी जो है ऐसा इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल जो है वो क्या है सेल आउट या मैन्युफैक्चर जो है या कंजम्पशन जो है नहीं करना चाहिए, या अगर कोई कंज्यूम कर रहा है या कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसको क्या है इस एक्ट के थ्रू क्या है पेनलाइज जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो इसी में क्या है कि जो जो पीनल प्रोविजंस है या हम पनिशमेंट्स की बात करें तो उसको क्या है ज्यादा स्ट्रिंजेंट या ज्यादा हार्श बनाने की बात कही गई है, ताकि जो रिसेंट में कुछ ट्रेजेडी हुआ है वो दोबारा आने वाले दिन में कभी ना हो। ठीक है, कि लोगों के मन में क्या है डर रहे कि भाई इसका जो रेगुलेशंस है या जो पनिशमेंट है वो काफी ज्यादा हार्श है। इसके बाद अगर देखें तो एक है हमारा सोमनाथ टू बी द फोकस ऑफ मैसूरू टूरिज्म सर्किट। तो तीन जो है वो टेम्पल्स था, एक है बेलर के अंदर या बेलूर हम कह सकते हैं, दूसरे हालेबीडु है जिसको हालेबीड भी कहते हैं, और सोमनाथपुर, जो तीनों ही क्या है कर्नाटक के अंदर जो है वो स्थित है। तीनों जो है होयसाला टेम्पल्स है विच आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाई द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो एएसआई इसको प्रोटेक्ट करता है। ये तीनों ही टेम्पल क्या है 12 से लेके 13 सेंचुरी के बीच में जो होयसाला डायनेस्टी था उन्होंने क्या है इनको बनवाया था। तो हम सोमनाथपुरा टेम्पल की बात कर रहे हैं जिसको केशव टेम्पल कहते हैं। तो केशव टेम्पल एट सोमनाथपुरा इज अनदर मैग्निफिसेंट होयसाला मॉन्यूमेंट परहैप्स द लास्ट। तो सबसे मतलब हम कंसीडर करते हैं कि ये होयसाला आर्किटेक्चर का लास्ट क्या है मॉन्यूमेंट के रूप में केशव टेम्पल जो है स्थित है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, ये मेनली जो टेम्पल है इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा इन 3 फॉर्म्स। एक है जनार्दन, दूसरा है केशव, तीसरा जो है वेणुगोपाल। तो 3 फॉर्म है लॉर्ड कृष्णा का, एक जनार्दन हो गया, केशव हो गया, वेणुगोपाल, तीनों ही के लिए क्या है इस टेम्पल में डेडिकेटेड, मतलब ये टेम्पल जो है डेडिकेटेड है मेनली कृष्णा के लिए। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मेन जो केशव आइडल है वो मिसिंग है, जनार्दन और वेणुगोपाल जो आइडल्स है वो डैमेज हो चुके हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो केशव टेम्पल के अंदर केशव का ही आइडल जो है वो मिसिंग है, जनार्दन और वेणुगोपाल जो है वो क्या है डैमेज हो चुके हैं। तो इसी को क्या है कि मतलब फिर से रिपेयर करके, क्योंकि पिछले ही साल 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर क्या है कि इसको एक तरीके से क्या किया गया था प्रमोट किया गया था। तो इसी वजह से क्या है कि अब जो है क्योंकि ये क्या है प्रोटेक्टेड है एएसआई के अंदर, इसको फिर से क्या है फिर से रिप्लेनिश करके फिर से उस तर्ज पे जो है बनाने की बात कही जा रही है। ठीक है, कि इसको प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक जीएसटी काउंसिल का है जिक्र यहाँ पे, तो हमने पढ़ा भी था जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो जीएसटी काउंसिल है क्या, तो 279A क्लॉज 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको अमेंड किया गया था। एंड जैसे ही 279A आया था जिसके थ्रू क्या है जीएसटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, इसी के तहत क्या है कि इसी के क्लॉज 1 में लिखा भी गया कि एक जीएसटी काउंसिल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है अगले 60 दिनों के अंदर जो है वो बनाया जाएगा। अगर हम कंपोजिशन देखें जीएसटी काउंसिल का तो एक चेयरपर्सन होंगे जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। मेंबर्स में क्या है टोटल अगर हम देखें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन जो है वो भी प्रेजेंट होंगे। ऑब्जेक्टिव अगर हम जीएसटी काउंसिल का देखा जाए तो मेनली क्या है कि जीएसटी को प्रॉपर्ली क्या है इंप्लीमेंट करने की बात कही जाएगी। मतलब इसके थ्रू क्या है जीएसटी काउंसिल का मेन काम क्या होगा कि इंप्लीमेंटेशन जीएसटी का हो, जो रेगुलेट करना हो जीएसटी को स्टेट्स के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर, वो क्या है वो मेंटेन करने के बाद जो है वो जीएसटी काउंसिल का मतलब एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में 2-3 पॉइंट है बस। आर्टिकल 279A हो गया यहाँ पे, और इसके जो चेयरपर्सन है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो होते हैं। नेक्स्ट कीनिया जो है वो एक तरीके से क्या है डेट ट्रैप में जो है वो फंस चुका है, एंड इसी वजह से क्या है कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उससे एक तरीके से हेल्प जो है ले रहा है। अब यहाँ पे आईएमएफ का जिक्र हुआ है। आईएमएफ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ 190 मेंबर कंट्रीज जो है वो प्रेजेंट है। इसको कॉमनली फंड भी कहते हैं हम लोग। एंड ये ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी के तहत जो है 1944 में क्या है निकला था उसके बाद से। ठीक है, मतलब ये जो एग्रीमेंट हुआ था ब्रेटन वुड्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था 19 जुलाई 1944, उसके बाद से क्या है बहुत सारे ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बाहर आए थे, उसमें से एक आईएमएफ भी है। अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ओवरऑल वर्ल्ड में क्या है ग्लोबल लेवल पे मॉनेटरी कोऑपरेशन करना, जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो प्रोवाइड करना, एंड हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो हो या इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री के अंदर हो तो वो सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं है कि तुरंत हो रहा है फिर डाउन आ रहा है ग्राफ हमारा। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ग्रोथ की बात जो है वो करती है। आईएमएफ का एक फोकस ये भी है कि जो पॉवर्टी है पूरे वर्ल्ड में क्या है रिड्यूस हो, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एंड जो भी कंट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि वहीं पे क्या है कि वहीं पे फंड्स की दिक्कत है तो फंड तो प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ क्या है वहां के पॉलिसी को भी काफी ज्यादा हेल्प करता है आईएमएफ कि भाई आप जो है वो कैसे एक सस्टेनेबल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो सकते हैं या उसको अचीव कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, इसको भी मेंटेन जो है आईएमएफ भी जो है वो कर रहा होता है। 3 क्रिटिकल मिशन है। पहला क्या है कि फर्दरिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, एनकरेजिंग एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई वर्ल्ड वाइड क्या इकोनॉमिक जो है वो ट्रेड जो है वो हो सके। वैसे पॉलिसी जो कि क्या है जो हार्म पहुंचाते हैं उसको क्या है कि उसको डिस्करेज भी जो है आईएमएफ करता है। फिर हम कह सकते हैं कि इन मिशंस को फुलफिल करने के लिए आईएमएफ जो है वो कोलैबोरेट करता है कलेक्टिवली, मतलब डिफरेंट कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके क्या है एक तरीके से या अदर इंटरनेशनल जो बॉडीज है उसके साथ कोलैबोरेट करके हम कह सकते हैं कि अचीव जो है वो कर रहा होता है। तो एक चीज तो ये हो गया कि आईएमएफ जो है ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन है 1944। दूसरा क्या मेन चीज क्या है कि कभी भी कोई भी कंट्री के अंदर अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है कि उनका जो इकोनॉमी है वो डेंजर में है, मतलब अगर हम देखें जैसे हमेशा क्या है जैसे श्रीलंका भी है आईएमएफ से लोन लेता है, इंडिया ने भी लिया था, बार बार क्या है पाकिस्तान भी है वो आईएमएफ से जो है वो लोन का डिमांड कर रहा होता है। तो जो भी इकोनॉमी डेंजर में होता है उसको सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाने के लिए आईएमएफ जो है वो काम कर रहा होता है, लोन प्रोवाइड करके भी, साथ ही साथ वहां के पॉलिसीज को भी चेंजेस जो है वो उस अनुसार जो है वो करता है। नेक्स्ट है न्यूज की स्क्रीन ऑल प्रेग्नेंट वुमेन फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज विथ पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट। ठीक है, एक है जेस्टेशनल डायबिटीज, सिंपल सा चीज है कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल के कारण क्या है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो
बेबी तक पहुंच जाता है, उस केस में बेबी जो है एक्स्ट्रा ग्लूकोज के कारण एक्स्ट्रा वेट गेन करने लगता है। इस केस में बेबी जो है वो क्या होता है, डायबिटिक जो है, उसमें उसके सिम्टम्स नजर आते हैं कि वेट गेन जो है वो कर ले रहा है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल काफी ज्यादा है जो कि फैट में क्या है एक्यूमुलेट करने लगता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज बेसिकली क्या है, दो तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2 हम कहते हैं। मतलब एक तो मेलिटस हो गया, मेलिटस दो तरह का, जहाँ इंसुलिन की कमी है, टाइप 1 और टाइप 2। नॉर्मली क्या होता है, लोगों को टाइप 2 होता है डायबिटीज, जहाँ पे एक एज के बाद। टाइप 1 डायबिटीज क्या है, बाई बर्थ जनरली कॉन्जेनाइटल होता है, कि वहाँ पे जो पेनक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं वो बिल्कुल ही इनएफिशिएंट होते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन में। ठीक है, और एक समय के बाद क्या है, मतलब शुरू में बीटा सेल काम कर रहे थे, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल तक, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम काम करने लगा। तो इस केस में क्या है कि इंसुलिन जो है वो थोड़ा कम होता है। फिर भी क्या है, इंसुलिन पे डिपेंडेंसी नहीं आती है, लेकिन टाइप 1 जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो जाता है, मतलब बीटा सेल जो है लगभग नहीं के बराबर इंसुलिन जो है प्रोड्यूस कर रहा होता है। फिर अगर हम देखें तो इंडिया अचीविंग आउटस्टैंडिंग आउटकम इन एफएटीएफ इवैल्यूएशन। अब ये एफएटीएफ है क्या, ये क्या है, एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है जो नजर रखता है। 1989 में बनाया गया था G7 मीटिंग के बाद, जो कि पेरिस में हुआ था। इसके बाद से एफएटीएफ का संगठन जो है वो किया गया था। ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो मेन चीज क्या है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग है, जो कि टेरर फाइनेंसिंग के लिए काम करता है, उसको क्या है एक तरीके से रोकना। ठीक है, उस पर निगाह जो है रखना। 9/11 अटैक के बाद जो कि यूएस में हुआ था, एफएटीएफ जो है 2001 के अंदर अपना मतलब दायरा जो है वो बढ़ाया उन्होंने, और एक तरीके से मेन फोकस जो है टेरर फाइनेंसिंग पे किया। ठीक है, अप्रैल 2012 के अंदर, मतलब 2012 के अंदर, इट एडेड एफर्ट्स टू काउंटर द फाइनेंसिंग प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसको डब्ल्यूएमडी कहते हैं, कि ये जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इस पे जो है वो फोकस की करने लगा उन्होंने। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2012 के बाद क्या है इन पे, मतलब क्योंकि बहुत सारे क्या है जो न्यूक्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल हो रहे थे, बायोलॉजिकल वेपन्स हो गया, ये सारे हो गए। अगर मेंबर्स में देखें तो आज के डेट में टोटल 39 मेंबर जो है एफएटीएफ में है, एंड 39 मेंबर्स में से दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक है यूरोपियन कमीशन, दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, कंट्री जो मेंबर्स है एफएटीएफ के, एक है जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, चाइना के रूप में। फिर हम कह रहे हैं आइसलैंड, इंडिया, आयरलैंड, इसराइल, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मेक्सिको, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रशिया, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूके एंड यूएस। तो ये सारी कंट्रीज जो है 39 कंट्रीज जो है वो प्रेजेंट है। दो इसमें से क्या हो गए, हमारे टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इंडिया और एफएटीएफ की अगर हम बात करें तो इंडिया एफएटीएफ को ज्वाइन किया था एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस 2006 के अंदर, और फुल मेंबर जो है एफएटीएफ का 2010 में बन गया था। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ इट्स रीजनल पार्टनर, जैसे एशिया पैसिफिक ग्रुप एपीजी और यूरेशियन ग्रुप, जो कि एफएटीएफ का रीजनल पार्टनर है, उसका भी क्या है इंडिया जो है मेंबर है। एफएटीएफ बेसिकली क्या है, दो तरह के लिस्ट को मेंटेन करता है, एक को ग्रे लिस्ट कहते हैं, दूसरे को ब्लैक लिस्ट कहते हैं। ग्रे लिस्ट की अगर हम बात करें तो ग्रे लिस्ट इंक्लूड कंट्रीज दैट आर कंसीडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो ऐसे कंट्रीज जहां पे क्या है कि एक सेफ के रूप में, मतलब एक तरीके का वैसा कंट्री है जहां से मनी लॉन्ड्रिंग करना आसान है और टेरर फाइनेंसिंग या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पर प्रेजेंट है, तो वैसे कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। और ये एक वार्निंग के रूप में रहता है कि भाई आप इस पे मतलब नकेल कसो या इसको कंट्रोल करो, इन सारी चीजों को, मतलब उनकी गवर्नमेंट को बोला जाता है, नहीं तो आपको क्या है ब्लैक लिस्ट जो है वो कर दिया जाएगा, एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ब्लैक लिस्ट क्या है, द ब्लैक लिस्ट इंक्लूड नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज एंड टेररिस्ट। ठीक है, जिसको एनसीसीटीज कहते हैं, जो कि सपोर्ट करता है टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। मतलब एक है ग्रे लिस्ट में कि भाई उसके अंदर पाया जा रहा है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट क्या है, ये प्रूवन नहीं है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं उन सारी चीजों को, उसको ग्रे लिस्ट में, मतलब वो कंट्रोल खाली नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन ब्लैक लिस्ट वाले में क्या है, प्रूवन है कि भाई गवर्नमेंट भी जो है वो सपोर्ट कर रही है, जैसे ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, म्यांमार हो गया। ठीक है, तीन कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट के अंदर जो है वो रखा गया। म्यांमार को रिसेंटली जो 2021 के अंदर क्या है कूप हुआ था, मिलिट्री कूप, उसके बाद से क्या है ब्लैक लिस्ट में उसको कर दिया गया है। इसके बाद से क्या है, आरबीआई रेजेस बार फॉर स्टेट एंड यूटीज डब्ल्यूएमए बाई 28% टू 60,118 करोड़। ठीक है, तो 28% जो है वो आरबीआई ने रेज कर दिया इस बार को। ठीक है, अब ये बार है क्या, सिंपली हम कह सकते हैं कि ये वे एंड मींस एडवांस है क्या। तो डब्ल्यूएमए स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 के अंदर। मेन चीज ये था कि कभी भी गवर्नमेंट को क्या है इमरजेंसी में कुछ भी क्या है, जैसे गवर्नमेंट में जितना एक्सपेंडिचर हुआ और जितना कलेक्शन हुआ उसमें कुछ गैप आया और गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, तो वो पैसा कहां से लेके आएंगे, वो पैसा एक तरीके का वे एंड मींस एडवांस है कि वो आरबीआई के थ्रू क्या है बोरो कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो फीचर्स क्या है, द गवर्नमेंट कैन अवेल इमीडिएट कैश फ्रॉम द आरबीआई, एंड जब भी उनको रिक्वायर्ड होगा तो वो क्या है ये कैश अवेल कर सकते हैं, और अगले 90 दिन के अंदर यानी कि 3 महीने के अंदर उनको लौटाना होता है। तब तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बियर करते हैं वो रेपो रेट के बराबर होता है। रेपो रेट हम लोग किसको कहते हैं, जिस रेट पे आरबीआई क्या है बैंक को लेंड करता है, उसी रेट पे क्या है आरबीआई जो है गवर्नमेंट को भी पैसा जो है लेंड करता है। सेक्शन 17 क्लॉज 5 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 ये ऑथराइज करती है आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक को, कि वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को क्या है कि वो एक तरीके से लोन जो है शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ ये जो जो पीरियड है वो 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर क्या है डब्ल्यूएमए एक्सीड करता है 90 दिन, तो उस केस में क्या है इसको ओवरड्राफ्ट माना जाएगा। उस केस में क्या है 2% एक्स्ट्रा जो है, अगर हम देखें रेपो रेट से ऊपर, जैसे मान लो रेपो रेट 9% दिया गया तो अब क्या 11% हो गया, कि रेपो रेट से 2 पॉइंट क्या है ऊपर जो है वो एक तरीके से क्या होगा इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा। द लिमिट्स फॉर डब्ल्यूएमए फॉर सेंटर आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड आरबीआई म्यूचुअली। मतलब अब क्या है कि ये जो लिमिट है, मतलब डब्ल्यूएमए का जो सेंटर और आरबीआई डिसाइड करेगी, ये म्यूचुअली करती है भाई कितना लिमिट जो है वो हम क्या है वो रखेंगे डब्ल्यूएमए के लिए, और उसको पीरियोडिकली रिवाइज भी किया जाता है।
हायर लिमिट प्रोवाइड्स गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, और हायर लिमिट रखा जाएगा तो गवर्नमेंट को उतना ज्यादा कैश मिल पाएगा जरूरत पड़ने पे, तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा होता है कि हायर जो है वो लिमिट रहे, ताकि उसको क्या है कि मार्केट से जो है वो बोरो नहीं करना पड़े। अगर हम टाइप्स में देखें तो दो तरह के वेज एंड मींस एडवांसेस होते हैं, एक नॉर्मल होता है, दूसरा स्पेशल होता है। स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी जो है ये अगेंस्ट कोलैटरल ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट क्या है कुछ सिक्योरिटी जीसेक जिसको हम लोग कहते हैं, उसको क्या है उसको रखती है जीसेक को कहाँ पे, आरबीआई के पास, और उसके बदले क्या है पैसे जो है वो मिलता है, इसको हम लोग स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी कहते हैं या स्पेशल डब्ल्यूएमए कहते हैं। जब ये क्या है जो हमारा एसडीएफ एग्जॉस्ट हो जाता है, अगर गवर्नमेंट का मान लो उससे भी ज्यादा पैसा चाहिए, तो उस केस में क्या है नॉर्मल डब्ल्यूएमए रखता है। इंटरेस्ट एसडीएफ के लिए क्या है रेपो रेट से 1 पॉइंट नीचे होता है, 1 पॉइंट नीचे होता है। नंबर ऑफ लोन्स अंडर डब्ल्यूएमए इज बेस्ड ऑन अ 3 ईयर एवरेज ऑफ एक्चुअल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, कितना नंबर ऑफ लोन जो है प्रोवाइड किया जाएगा नॉर्मल डब्ल्यूएमए के लिए, वो बीते 3 साल के का एवरेज जो है एक्चुअल रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का स्टेट का, उसी के हिसाब से क्या है लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी के साथ इतना ही न्यूज था हमारा, तो थैंक यू सो मच। और इस सेशन का पीडीएफ जो है आप इस चैनल से, अननोन आईएएस के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।